तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैंने रम्या के हाथ थाम लिए और आजिज़ी से कहा, दादा मुझे किसी तरह से बचा लो। अगर मैं केरला या काले पानी के किसी भी दूसरे टापू में गया तो भारतीय पुलिस मुझे पकड़कर फांसी लटका देगी। तुम एक ब्राह्मण को जीवन दान दोगे तो विष्णु भगवान तुमसे बहुत खुश होंगे। उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगाया। वो अकीदत की वजह से जज्बाती हो गया था। कहने लगा, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। मैंने हाथ बांधकर उसका धन्यवाद किया और पतलून उतार कर धोती पहनी। उसने मुझे एक जनेऊ भी ला कर दिया जिसको मैंने पहन लिया। वो झोंपड़ी के कोने में बैठकर नारियल पीते हुए बोला, मेरा यहूदी साहब मेरी बात मानता है। मैं उसको मद्रासी चावल पका कर देता हूँ, वो उसे बड़े शौक से खाता है। मैं कोई कहानी जोड़कर उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा, लेकिन जहाँ तुम यही जाहिर करना कि तुम मेरी बहन के बेटे हो जो महाराष्ट्र में ब्याही हुई है और यहूदी साहब की इजाजत से यहाँ मेरे पास आए हो। मैंने कुर्ता भी पहन लिया और कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रम्या ने लकड़ी के संदूक में से एक छोटी सी टीन की डिब्बी निकाल कर दी जिसमें सुर्ख गीला रंग था। विष्णु नाम का टीका लगा लो। मैंने उंगली रंग में भिगोकर तमिल लोगों की तरह माथे पर 3 मुतवाजी लकीरें बना ली। उसने मुझे एक पुरानी चप्पल ला कर दी और कहा, तुम इस झोंपड़ी में सोना। गर्मी जरूर होगी मगर तुम्हें आज की रात झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलना। कल मैं अपने यहूदी साहब से कोई बात छेड़ूंगा। उसने अपनी बीवी को आवाज दी। उसकी उधेड़ उम्र सूखी सूखी बीवी अंदर आई। रम्या ने उसे पास बिठा लिया और बड़े एतमाद से कहा, सुखमनी, तुम इसे नहीं पहचानती? सुखमनी ने मुझे गौर से देखा और बोली, नहीं तो। रम्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, अब बताता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं लेकिन मेरी एक सौतेली बहन अमरेली में ब्याही हुई है। उसने हमारी गोद से बाहर ब्याह किया था, इसलिए हम उससे नहीं मिलते थे। ये मेरी उसी बहन का बड़ा बेटा फाड़ीकर है। बूढ़ी औरत सुखमनी ने मेरे सर पर मोहब्बत से 2 बार हाथ रखा और अपने पति से कहा, मैं इसके लिए सीताफल लाती हूँ। जनूबी हिंद और मध्य प्रदेश में शरीफे को सीताफल कहते हैं। वो बाहर चली गई। रम्या बोला, मेरी पत्नी मेरी हर बात मान लेती है, बड़ी भोली है। मेरी बेटी संथा भी बिल्कुल माँ पर गई है। वो बाहर कोको बना रही है तुम्हारे लिए, तुम देखना वो भी फौरन मेरी बात पर यकीन कर लेगी। फिर वो मेरे जरा करीब होकर कहने लगा, मैं सबको यही बताऊंगा। इस बस्ती में ज्यादा लोग नहीं हैं, 6-7 तमिल कुंबे रहते हैं जो यहूदी फौजियों के यहाँ काम करते हैं। मुझे यहूदी साहब खुद पसंद करके केरला से लाया था। बाकी लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जो तमिलनाडु और केरला में जेल तोड़कर भागे हुए हैं। मैंने कहा, क्या भारतीय पुलिस वाले जहाँ कभी नहीं आते? रम्या बोला, कभी कभी भारत से अफसर लोग आते हैं मगर हमारे साहब उन लोगों को छुपा देते हैं क्योंकि यहूदी नहीं चाहते कि ये जराइम पेशा लोग अब वापस भारत जाएं और लोगों को इस जजीरे के बारे में बताएं। मैंने शौरी तौर पर सवाल किया, दादा इस जजीरे में क्या होता है? हमारी भारतीय हुकूमत ने इन यहूदियों को ये जजीरा क्यों दिया हुआ है? रम्या कहने लगा, जहाँ यहूदियों की एक जेल है जहाँ उसके सियासी कैदी हैं। भारत ने अपनी मर्जी से यहूदियों को यहाँ इजाजत दे रखी है। मैंने भोलेपन से कहा, दादा केरला में तो लोग कहते हैं कि यहाँ यहूदी आइटम बम बना रहे हैं। रम्या हंस दिया, फिर संजीदगी के साथ कहने लगा, हमने तो यहाँ कोई आइटम बम नहीं देखा मगर इतना जरूर है कि एक पहाड़ी की तरफ हम भारतीय तमिल लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। हमें इससे क्या? अगर यहूदी एटम बम बना रहे हैं तो हमारी हुकूमत को जरूर पता होगा। फिर मेरे करीब होकर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि हमारी भारतीय हुकूमत इन यहूदियों के साथ मिलकर अपने लिए एटम बम बना रही है क्योंकि हमने सुना है कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है। मैं मुस्कुराया, हाँ दादा तुम ठीक कहते हो। दादा पाकिस्तान की क्या मजाल के भारत का मुकाबला करे। इतने में रम्या की पत्नी सुखमनी थाली में 4-5 शरीफे डालकर ले आए। रम्या ने कहा, ये शगुन का सीताफल है भाटकर, इसे खा लो। मैंने उसकी पत्नी को धन्यवाद कहा और शरीफा खोलकर खाने लगा। रम्या की जवान बेटी संथा तांसी के कटोरे में गरम गरम कोको लेकर आ गई। काले पानी के जजीरों में कोको और कॉफी बहुत होती है। यहाँ के गरीब और मजदूर लोग कोको बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि वो एक तो सस्ती होती है, दूसरे बहुत तेज होती है। कोको मैंने पहली बार मद्रास में पी थी। उसका जायका हल्का कड़वा होता है। उसने एक पुरानी सी धोती पहन रखी थी। धोती का पल्लू उसके कांधे पर पड़ा था। उसका रंग भी काला और माथे पर विष्णु का सुर्ख टीका था। मैंने उससे कटोरी ले ली और कोको पीने लगा। रम्या की बेटी संथा झुकी हुई नजरों के साथ कुछ बेजार बेजार सी लग रही थी। उसके बाप ने उसे वही कहानी सुनाई जो अपनी बीवी को इससे पहले सुना चुका था और मुझे अपना भांजा कहकर अपनी बेटी से तारुफ करवाया। ये वो सब कुछ अपने अजीज तरीन दोस्त वेंकट की आत्मा को शांति के लिए कर रहा था। इसका तजुर्बा मुझे 2-1 बार पहले भी हो चुका था। जनूबी हिंद की पुरानी नस्ल के लोगों को मैंने देखा था कि वो दोस्तियां निभाने में अपना सानी नहीं रखते और दोस्त की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ये विष्णु मत की तालीमात का असर ही था। ये बात उनके धर्म सूत्रों में जगह जगह बड़ी वजाहत के साथ बयान करती गई थी कि जो अपने संगी साथी को धोखा नहीं देता, जो विपदा के समय उसके काम आता है, उसका अगला जन्म ऋषियों और गंधर्वों में होता है और ये
लोग आवागौन को अपने धर्म का अटूट हिस्सा समझते हैं। रम्या की बेटी संथा ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसी तरह बेजार बेजार सी झोंपड़ी से बाहर निकल गई। कोको पीने के बाद मेरी जेब में इंडियन करेंसी के जितने नोट थे वो मैंने रम्या के आगे रख दिए और कहा, दादा, ये मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास रख लो, मुझे खुशी होगी। इतने सारे नोट देखकर रम्या की आंखें खुल गईं। उसकी बीवी सुखमनी भी बहुत खुश हुई। उसने नोट उठा लिए। रम्या बोला, बेटा, इसकी क्या जरूरत थी। उसके बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इन नोटों को संदूक के नीचे छुपाकर एहतियात से रख दे। उसके रवैये में पहले से ज्यादा गर्मजोशी आ गई। सुखमनी ने कहा कि मुझे बाहर सुलाना चाहिए, अंदर मच्छर होंगे, बाहर अलाव के धुएं में मच्छर नहीं आते। मगर न जाने क्यों रम्या मेरे झोंपड़ी में ही सोने पर मुसर रहा। मैंने कहा, दादा, मैं अंदर ही सो जाऊंगा, मुझे मच्छरों की आदत है। रात मैंने झोंपड़ी के अंदर ही बसर की। सारी रात मच्छरों से जंग करता रहा। पतली सी चादर ऊपर लेता तो गर्मी से दम घुटता। किसी न किसी तरह रात गुजर गई। दिन निकला तो रम्या हुक्के के कश लगाता झोंपड़ी में आया। मैं जाग रहा था। बोला, मेरे साथ आओ, झोंपड़ियों के पीछे तुम्हें तालाब दिखाता हूँ, वहां तुम स्नान वगैरह कर लो। अभी दिन पूरी तरह नहीं निकला था। जंगल के दरख्तों में हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। मुझे तालाब पर छोड़कर रम्या चला गया। मैंने तालाब में स्नान किया। भारतीय तमिलों की उस बस्ती में 10-12 झोंपड़ियां थी। उन्होंने बकरियां और गायें पाल रखी थी। रम्या ने दिन अच्छी तरह निकलने के बाद मुझे बस्ती वालों से अपने भांजे की हैसियत से मिलवाया और उन्हें यही बताया कि मैं बड़े यहूदी साहब की इजाजत से वहां आया हूँ। ये सब एक ही तरह के गहरी सांवली और स्याह फाम रंगत वाले दुबले पतले से लोग थे। लगता नहीं था कि उनमें कोई जराइम पेशा और खूनी भी हो सकता है। मगर रम्या और वेंकट का यही कहना था कि इनमें ऐसे लोगों की अक्सरियत है। इनमें चंद एक ही शादीशुदा थे, बाकी अलग अलग झोंपड़ों में अकेले रहते थे। मैं बड़ा मुनकसिरुल मिजाज बनकर उन सबको प्रणाम कर रहा था और उनसे तमिल जबान में ही हम कलाम था। सबने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया। मेरा हुलिया भी तमिल वैष्णु हिंदू जैसा था, रंग भी सांवला हो गया था। फिर रम्या खुद मुझे अपना भांजा कह रहा था। भला किसी को क्या एतराज हो सकता था, लेकिन मैं देख रहा था कि एक तमिल मुझे घूर कर तकते हुए मुस्कुराया। रम्या ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्यों कुंदरम, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? लगता है रात तेरे साहब ने तुझे पीने को उम्दा सिगार दिया था। नाट्यक तद के स्याह घुंघराले बालों वाले पक्की उम्र के उस तमिल ने जिसका नाम कुंदरम था कहा, नहीं दादा, साहब तो तुम पर ही खुश होता है, हमें कौन पूछता है, मगर वो मेरी तरक्की जरूर कर रहा है। रम्या ने हंसकर कहा, जब भी तुम मुस्कुरा रहे हो। सब तमिल हंसने लगे। कुंदरम ने अचानक सवाल कर दिया, रम्या दादा, तुम्हारा भांजा वैष्णु ब्राह्मण कैसे हो गया? मैंने जल्दी से कहा, क्यों, क्या महाराष्ट्र में वैष्णु ब्राह्मण नहीं होते? मेरे पिताजी का एक भाई उज्जैनी था, पर हमारी माता और पिता दोनों विष्णु हैं। रम्या ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, अरे हाँ, महाराष्ट्र में वैष्णु भी होते हैं, जैनी और आर्य समाजी भी होते हैं, तुम्हें क्या एतराज है? कुंदरम ने मुस्कुराते हुए कहा, एतराज तो नहीं, मैं एतराज करने वाला कौन? वो खामोश हो गया, लेकिन मुझे उस पर शक सपर गया। बाद में जब मैंने रम्या से कुंदरम के बारे में पूछा तो वो बोला, यहूदियों का बड़ा मुंह चढ़ा हुआ है, एक यहूदी मेजर का अर्दली है, मेरी संथा से ब्याह करना चाहता है। मैं नहीं माना। भला मैं कुंदरम जैसे खूनी से अपनी बेटी कैसे ब्याह दूं? मगर तुम उससे होशियार रहना और सुनो, जो कहानी मैंने उन सब लोगों के आगे बयान की है, तुम भी हर बार उसी कहानी को दोहराना। वैसे मैं आज ही अपने यहूदी साहब से बात करूंगा ताकि कुंदरम को किसी किस्म की शरारत का मौका न मिल सके। अपना पिस्तौल मैंने झोंपड़ी के अंदर संदूक के पीछे छुपा दिया था। कुंदरम से तारुफ होने के बाद मैंने उसे संदूक के पीछे से निकाल कर अपने कुर्ते के अंदर धोती में उड़स लिया। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता था कि कुंदरम नाम का ये तमिल मेरे इतने बड़े मिशन की राह में रुकावट बने। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि उसे झोंपड़ियों में दूर ले जाकर गर्दन तोड़कर उसका किस्सा ही तमाम कर दूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि अभी तेल और तेल की धार देखनी चाहिए। अगर ऐसा मौका आ गया तो मैं 1 सेकंड की भी ताखीर नहीं करूंगा। रम्या बस्ती के दूसरे लोगों के साथ इसराइली बैरकों और दफातर में काम करने चला गया। जाते हुए वो मुझे कह गया कि मैं साहब को सारी कहानी बयान करके तुम्हारे यहाँ रहने की इजाजत ले लूंगा और तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। मैंने रम्या का हाथ थाम कर चूम लिया और कहा, दादा, भगवान तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि अब मैं भारत वापस नहीं जा सकता। लोग चले गए तो बस्ती में बकरियां, 2-4 गायें और चंद एक बूढ़ी और नौजवान औरतें और 6-7 नन्हे काले कलोटे बच्चे ही रह गए। मैं अपनी झोंपड़ी के आगे तख्त पर तमिल लोगों की तरह घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। रम्या का छोटा लड़का माँ के पास चूल्हे के करीब बैठा अपनी शकरकंदी के भुने जाने का इंतजार कर रहा था। रम्या की बेजार बेजार बेटी संठा तरी भी पानी की बाल्टी रखे बर्तन मांज रही थी। दूसरी झोंपड़ी के बाहर एक औरत गाय का गोबर थाप रही थी। तीसरी झोंपड़ी की बकरी बार बार मिमिया रही थी। मैं चुपचाप बैठा अपने आइंदा मंसूबे पर गौर करता रहा कि संठा धुले हुए बर्तन थाल में रखकर उठी और एक तायराना निगाह मुझ पर डालती हुई झोंपड़ी के अंदर चली गई। उसकी निगाह खाली और गैर मुताल्लिक थी।
जैसे चलते चलते हमारी निगाह सड़क के किसी खंबे पर पड़ जाए। रम्या की बीवी सुखमणि को मेरा बड़ा ख्याल था, क्योंकि मेरे दिए हुए इंडियन करेंसी के सारे नोट उसने संभाल कर रखे थे। खाना पकाते हुए वो मुझसे बातें भी करने लगी। वो इस बात पर भी बड़ी खुश थी कि मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने मुझे गाय का ताज़ा दूध गर्म करके दिया। मैंने कहा, बाई मुझे कोको बना दो। महाराष्ट्र के लोग भी गुजरातियों की तरह बड़ी बहन या मोजिस खातून को बाई के लक़ब से याद करते हैं। रम्या ने उस वक्त संथा को आवाज़ देकर कहा कि कोको का डिब्बा अंदर से ले आई। संथा झोंपड़ी में से एक टीन का छोटा डिब्बा ले आई। ये डिब्बा किसी अमरीकी कॉफ़ी का डिब्बा था। उनके यहाँ अक्सर अमरीकी और इसराइली चीज़ों के खाली डिब्बे और खोखे थे। एक फौजी मग भी था जिसमें सिपाही चाय वगैरह पिया करते हैं। मैं देख रहा था कि रम्या की बीवी यही चाहती है कि उसकी बेटी संथा ज्यादा मेरे आसपास रहे और मुझसे बातें करे। उसने कोको बनाकर खुद मुझे देने की बजाय संथा को कांसी की प्याली थमाते हुए कहा, ले फाड़ी कर खुदे। अरे शर्माती क्यों है, वो कोई गैर तो नहीं है। संथा शर्माती नहीं थी, बस वो कुछ बेजार थी, अपने आप से, अपने माँ बाप से, मुझसे, आसपास के दरख्तों से और सारी दुनिया से बेजार और उकताई हुई। उसने धोती के पल्लू से कांसी की कटोरी पकड़ी और मेरे सामने तख्त पर लाकर रख दी। उसका चेहरा बेरूह, बेआवाज और बेहिस और बेजार था। मैं खामोशी से कोको पीने लगा। दोपहर को रम्या भोजन के लिए आया तो बड़ा खुश हुआ। आते ही बोला, सुखमणि मेरे भांजे को साहब ने रख लिया है। सुखमणि ने थाली में देगची से चावल निकाल कर डालते हुए कहा, फाड़ीकर अपना बेटा है, हमारा मेहमान है, इसे काम करने की क्या जरूरत है। रम्या ने गले का जनेऊ अपने कान के गिर्द लपेट लिया। हिंदू खाने और नहाने से पहले गले का जनेऊ अपने कान के ऊपर कर लेते हैं। कहने लगा, अरे तू तो भगवान की गाय है, फाड़ीकर हमारा मेहमान भी है और बेटा भी, लेकिन अब ये हमारे पास ही रहेगा। सुखमणि ने खुश होकर कहा, जब तो मेरे बेटे को जरूर काम दिला दो। रम्या बोला, हमें झोंपड़ी में ही भोजन परोस दो, बाहर मक्खियां बहुत हैं। मैं और रम्या झोंपड़ी में ही बैठ गए। रम्या ने बैठते ही कहा, मैंने अपने साहब को जाते ही तुम्हारी कहानी सुना डाली। पहले तो वो खामोश सा हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब आप हमारे माई बाप हैं, मेरा एक ही भांजा है, बीवी नेक थी, उसने गैरत में आकर बदमाश को कत्ल कर दिया और समंदर में तैरता हुआ यहाँ पहुंचा है। अब वो सारी जिंदगी मेरे पास ही रहेगा, मगर आपकी इजाजत के बगैर मैं उसे कभी अपने पास नहीं रखूंगा। आप राजी नहीं हैं तो मैं अभी उसे अपने हाथ से निकाल कर बाहर कर दूं। साहब ने कहा, नहीं नहीं रम्या, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हैरान हूं कि वो समंदर में तैर कर यहाँ कैसे आ गया। मैंने कहा, साहब फाड़ीकर जवान है, बहादुर है और माहीगीरों की औलाद है, समंदर उसके लिए कोई नई शय नहीं। वो तो कश्ती लेकर निकला था कि अपने मामू के चरमों में जाकर पनाह लूंगा कि रास्ते में कश्ती तूफान में फंस गई और बाकी का समंदर उसे तैर कर पार करना पड़ा। फिर साहब की मैंने कुछ इस तरीके से तारीफ और खुशामद की कि वो मान गया, बल्कि मैंने तो उससे ये भी मनवा लिया कि वो तुम्हें अपने यहाँ कहीं नौकरी भी दे दे, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। अब तुम मेरे साथ ही चलना भोजन के बाद। मेरा दिल एक सेकंड के लिए बैठ सा गया। आखिर उसका साहब इसराइली फौजी था या इसराइली इंतजामिया का कोई अफसर था। हो सकता है वो मेरे पिछले रिकॉर्ड से वाकिफ हो। बहरहाल फिर ख्याल आया कि ये लोग इसराइल से कोसों दूर समंदरी जजीरे में पड़े हैं, उन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं हो सकता। रम्या की बेटी संथा ने खाना लाकर हमारे आगे रख दिया। केले के एक पत्ते पर मछली का अचार भी था। रम्या ने संथा की तरफ देखकर कहा, अरे भाड़ीकर के लिए बकरी का दूध पिलाना। मुझे एहसास हुआ कि रम्या भी अपनी बीवी की तरह अपने दिल में इस ख्याल को पाल रही थी कि मेरी शादी संथा से कर दी जाए। रम्या जानता था कि अब मैं अपनी बीवी को छोड़ छाड़ कर एक ऐसे जजीरे में आ गया हूँ जहाँ से मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगा। मैंने उसे इंडियन करेंसी नोट भी दिए थे और अब मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मुझसे अच्छा दामाद उसे नहीं मिल सकता था। खाने के बाद वो हाथ धोने बाहर गया तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि धोती के अंदर से अपना पिस्तौल निकाला और उसे संदूक के पीछे छुपा दिया। फिर मैं भी झोंपड़ी से बाहर आ गया। रम्या ने थोड़े बहुत नारियल की गुड़गुड़ी के कश लगाए और फिर मुझे साथ लेकर अपने साहब के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं पहली बार उस पुरस्कार खतरनाक इसराइली अड्डे की तरफ जा रहा था जहां मेरे लिए कदम कदम पर खतरा और एक अजीम कमांडो मिशन की तकमील का उलझा हुआ ताना बाना बिखरा हुआ था। दिल में एक धड़का ये भी था कि कहीं एयरपोर्ट के गोदाम में मेरा क्रेट पूरी तरह न जला हो और जहां की सिक्योरिटी फोर्स को इल्म न हो गया हो कि हैफा से कोई दुश्मन जासूस क्रेट में लेट कर जहां दाखिल हो चुका है। लेकिन फिर सोचा कि क्रेट की लकड़ी चीड़ की थी जिसको जल्दी आग लग जाती है। फिर वहां फोम की चादर थी जो तेजी से आग पकड़ती है और उस पर मुस्तजाद ये कि मैंने ऑक्सीजन मास्क को भी आग लगा दी थी। ऐसी सूरत में मेरे क्रेट का बच जाना नामुमकिन था। और फिर मैंने दूर से गोदाम के रोशनदानों में से धुआं निकलते और आग बुझाने वाले इंजनों की आवाजें भी सुनी थी।
जिसका मतलब यही था कि गोदाम में सिर्फ एक खोखे को ही आग नहीं लगी थी, बल्कि मेरे खोखे के जल जाने के बाद उस आग ने दूसरे खोखों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और रम्या के साथ बातें करता एक पगडंडी पर चलता चला गया। पगडंडी जंगल में से 2-3 मोड़ ताड़ कर एक ऐसी जगह पहुंचकर खत्म हो गई जहां मेरे सामने दिन की रोशनी में इसराइलियों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था। बीच में एक पार्क था। दाएं बाएं 2 मंजिला दफातर थे जिनके आगे फौजी और गैर फौजी गाड़ियां खड़ी थी। किसी इमारत पर इसराइली परचम नहीं था। मेरा ख्याल है कि भारत ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि वो अपनी इमारतों पर अपना परचम लहराएं। सिक्योरिटी फोर्स की नीली गाड़ियां भी एक इमारत के सामने खड़ी थी। बिल्कुल सामने ढलानी छत वाली एक 2 मंजिला बैरक नुमा इमारत थी